झोपड़ी के अंदर से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। कभी कभी तेज़ दर्द से चीखने भी लगती थी, जैसे उसके प्राण निकल रहे हों। लेकिन आसपास उसे पूछने वाला, उसे सांत्वना देने वाला कोई न था। झोपड़ी के बाहर चौखट पर ही विद्या का पति शराब पी रहा था। तभी, अरे बेवड़े, पीना छोड़, जा अपनी पत्नी को देख ले। बच्चा किसी भी समय हो सकता है। ऐसा ना हो वो बच्चे के साथ ही मर जाए और तू यहीं बैठा पीता ही रह जाए, पड़ोसन ने कहा। असल में पूरा गांव विद्या के पति को बेवड़ा ही कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो पीता बहुत था। दारू के आगे उसके लिए अमृत भी बेकार था, या यूं कह ले कि पीने में पूरे गांव भर में सबसे आगे था। उसकी कमज़ोरी थी तो सिर्फ दारू। पीने से जो समय बचता उसमें वो मेहनत मजदूरी कर लेता। फिर उस मेहनत मजदूरी से जो हाथ में पैसे आते उसे वो दारू पीने में उड़ा देता। नशे की हालत में जब बेवड़ा पड़ा रहता तब जाकर विद्या उसकी जेब से कुछ पैसे निकाल पाती, जिससे उसकी गृहस्थी इतना चल पाती कि एक समय ही 4 रोटी हो पाती, जिसमें एक खुद खाती और 3 बेवड़े को दे देती। लेकिन बेवड़ा कभी अपनी पत्नी से ये ना पूछता कि ये रोटी कैसे बनाई, पैसे कहाँ से आए। उसे बस खाने से मतलब होता। जब एक पड़ोसन से विद्या की चीख सुनकर बर्दाश्त न हुआ तो कहा, कम से कम चौखट से ही हट जा, हम लोग तेरी पत्नी को देख लेंगे। चल हट, आई बड़ी देखने वाली। खबरदार, कोई भी उसके पास गया तो साली तुम लोगों को देखकर और चीखने लग जाएगी। वैसे ही मेरा दिमाग खराब कर रखा है सारी रात से। अरे बेवड़े, तुझे शर्म नहीं आती, जिसने अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी। कम से कम ऐसे समय तू उसको देख तो ले, तेरी उसको ज़रूरत है। तेरे में मानवता है कि नहीं, पड़ोसन खरी खोटी सुनाते हुए बोली। अबे चुप, भाग यहाँ से। आई बड़ी मेरी पत्नी की हिमायती बनने वाली। मेरी पत्नी मेरी मर्जी, मेरा जब जी चाहेगा तब उसके पास जाऊंगा। तुझे क्या मतलब साली, अभी तक तो उसने मुझे खाना नहीं दिया और तू कहती है मैं उसे पूछने जाऊं। बेवड़ा दारू की आखिरी बूंद चाटता हुआ बोला। अभी भी अंदर से चीखें बराबर आ रही थी। विद्या की चीखें सुनकर बेवड़ा दारू के नशे में बड़बड़ाया जा रहा था। करमजली कुतिया कमीनी चुप नहीं हो सकती, इतना शोर मचा रही है, शांति से पीने भी नहीं देती। बेवड़ा गाली देते हुए वहीं पसर जाता है। बेवड़े के शब्द सुनकर पड़ोसन मुंह बिचकाते हुए वहां से चली जाती है। अरे शांति की माँ, देख रही हो कैसे बेचारी चीख रही है, पर बेवड़े को तो परवाह ही नहीं है। साले के दिल में रहम नाम की चीज़ नहीं। मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि विद्या को देख लूं, पर बेवड़ा है कि अंदर जाने ही नहीं देता। साला मारकर ही रहेगा उसको, एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन से कहा। हाँ बहन, बेचारी विद्या जब से आई है ब्याह के तब से माँ ही नहीं बन पाई। पूरे 5 साल के बाद माँ बन रही है, तो भी बेवड़ा उसको एक बार भी यहाँ के अस्पताल में दिखाने नहीं ले गया, जबकि अस्पताल की दीदी पूरे गांव में घूमती हैं। मैंने देखा था विद्या से मिलते हुए। तभी बेवड़े ने उसे धक्के मारकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकाल दिया, पर अब तो उसे अस्पताल ले जाता। मुझे तो उसकी चीखें सुनी नहीं जाती। ये तो विद्या ही है जो ऐसे बेवड़े के साथ निभा रही है। भगवान ऐसा बेवड़ा पति किसी को भी ना दे। शांति की माँ अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोली। शाम ढल चुकी थी। विद्या की चीखें भी शांति में तब्दील हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बेवड़ी की नींद अचानक आधी रात को खुली। अरे ओ विद्या, क्या हुआ रे, लड़का या लड़की? अरे कुछ बोलेगी कि मुझे उठकर ही आना पड़ेगा देखने। धत साली, कुछ बोलती ही नहीं है, लगता है मुझे ही उठना पड़ेगा। बेवड़ा जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ विद्या के पास पहुंचता है।
देखता है कि विद्या का शरीर ठंडा हो गया था। शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं, आंखें पथरा गई थी। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। बेवड़ा ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट कर रोने लगा, क्योंकि विद्या मुझ अभागे को छोड़कर चली गई। इतना भी न सोचा कि मुझे खाना कौन देगा, अब मेरा क्या होगा। उसकी रोने की आवाज़ सुन पास पड़ोस के लोग व गांव वाले इकट्ठे हो गए। क्या रे बेवड़ा, अब रो रहा है? अगर उसकी इतनी ही चिंता थी तो पहले ले जाता अस्पताल। जब वो दर्द से छटपटा रही थी तब तो तुझे होश नहीं आया, ये भी नहीं कि हम ही लोगों को देखने देता। आज तेरी बीवी के साथ तेरा बच्चा भी बच जाता। उस भीड़ में से एक पड़ोसन ने ताना मारते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये साली कमीनी दारू कुछ भी सोचने नहीं देती। इसके आगे मुझे कुछ भी सूझता ही नहीं। विद्या मुझे बहुत समझाती थी कि तू ये दारू पीना छोड़ दे, ये बड़ी नाचपीटी चीज़ होती है। बस अच्छी तरह से काम धंधे पर लग जा, फिर देखना तू एक दिन बड़ा बाबू बन जाएगा। जो आज गांव वाले तेरी इज्जत नहीं करते वो तेरे को सलाम ठोकेंगे। फिर सोच हम लोगों की इस गांव में कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। पर मैं कहाँ उस समय उसकी बात समझने वाला था। बेवड़ा रोते बिलखते कहे जा रहा था। सभी गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं था कि ये बेवड़ा कल तक दारू को अमृत बताने वाला आज साधु बनने की बात कर रहा है। खैर, समय की नज़ाकत व मान मर्यादा को ध्यान में रखकर गांव वालों ने भी उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए सहानुभूति दिखाने लगे। सुबह होते ही गांव वालों ने कहा, अरे बेवड़े, इसके क्रियाक्रम की तैयारी कर, जाकर कफन तो ले आ, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। कहाँ से कफन लाऊं? मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या तेरे पास कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं? तो मिट्टी कैसे उठाएगा? गांव के मुनीम ने कहा, नहीं माई बाप, अब तो ऊपर वाला ही जाने कैसे इस अभागी की मिट्टी उठेगी भी या नहीं मालूम नहीं। बेवड़े ने हाथ जोड़ते हुए कहा, वैसे तो मुनीम जी बेवड़े से बहुत ही खुंदक खाते, क्योंकि जब भी बेवड़े को काम पड़ने पर बुलाते तब वो किसी न किसी बहाने टाल देता। इस बात पर मुनीम जी को बहुत गुस्सा आता, लेकिन आज उसकी स्थिति पर गुस्सा नहीं, दया आ रही थी। ले बेवड़े, मेरी तरफ से 200 रुपया ले, और सुन, ठाकुर साहब से भी जाकर मांग ले, वो बड़े दयालु हैं, तुझे कुछ ना कुछ दे ही देंगे। बेवड़ा खाली हाँ में सिर हिलाता है। मुनीम जी को क्रियाक्रम के पैसे देते देख गांव वालों को भी कुछ न कुछ देना पड़ा। कोई 50 रुपया तो कोई 20-10 रुपया, जो ज़्यादा सामर्थ्यवान थे वो 100 रुपया, साथ ही कोई कपड़े, अनाज तो कोई लकड़ी भी दे दिया। अब बेवड़े के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया था कि क्रियाक्रम वो कफन के बाद भी बिना काम धंधा किए 1-2 महीने अकेले का खर्चा चला ले। बेवड़ा मन ही मन बड़ा खुश हुआ जा रहा था कि क्या बेवकूफ़ बनाया गाँव वालों को, नहीं तो ये लोग देने वाले नहीं थे रुपया, उल्टा मुझे खरी खोटी और सुनाते। अगर उनका सुनाने से जी ना भरता तो मारने से भी बाज ना आते। बच गया। चलो विद्या मरी तो उसके नाम से ही सही इतना रुपया तो इकट्ठा हुआ। अब मैं अंग्रेज़ी दारू पीऊँगा, बड़ी तमन्ना थी पीने की। जब बड़े लोगों को पीते देखता। इस गांव की खासियत थी कि बाज़ार के नाम पर गिनकर 10 दुकानें थी, जो कि सभी गांव वालों की ज़रूरतों का सारा सामान इन्हीं दुकानों पर मिल जाया करता। इसीलिए यहाँ का बाज़ार किसी को छोटा ना लगता। और इस खासियत के साथ गांव की दूसरी खासियत थी कि गांव का बाज़ार के बीच एक दारू का ठेका था, जिसके चलते बाज़ार का ज़्यादातर पैसा यहाँ खर्च हो जाता।
सूरज सर पर चढ़ गया। बेवड़ा बाजार से क्रियाक्रम का सामान व कफन लेने निकल पड़ा। जैसे ही दारू का ठेका आया, सहसा उसके कदम ठिठक गए, ये सोचते हुए कि रुक कर देखना थोड़ी मना है। अब बेवड़े व मन का अंतर्द्वंद शुरू हो गया। अगर मैं थोड़ी सी चख लूँ तो क्या पता चलेगा गांव वालों को? नहीं नहीं, उन्हें पता चल गया तो मार ही डालेंगे। आखिरकार उनका पैसा है। पहले क्रियाक्रम का सामान व कफन ले लेता हूँ, फिर जो पैसा बचेगा उससे 2 घूंट अंग्रेजी दारू पी लूँगा। सुनते हैं अंग्रेजी दारू पीने वालों के मुंह से बदबू नहीं आती। हाँ, ये ठीक है, लेकिन कदम थे कि आगे बढ़ने को तैयार न थे। जो ही उसके कदम मैखाने की तरफ बढ़ने को हुए कि उसे 5 फुट की दूरी पर विद्या की आत्मा दिखी। बार बार अपनी आंखें मल मल कर देख रहा था कि तब भी विद्या उसको दिख रही थी। सर पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने तो आज पी भी नहीं, फिर ये ससुर मुझे क्यों दिख रही है? विद्या तो मर गई, फिर यहाँ? ओह, लगता है कल की दारू उतरी नहीं। अरे विद्या तो इधर मेरी तरफ ही आ रही है। बेवड़ा अपना भ्रम मानता हुआ जैसे ही ठेके की तरफ जाने लगा कि बीच में विद्या की आत्मा आते हुए कहती है, देख, तू ठेके की तरफ मत जाना, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। तूने सारी जिंदगी मुझे कुछ नहीं दिया, कम से कम आखिरी समय में कफन तो दे दे। बस मेरी आखिरी तमन्ना पूरी कर दे, मुझे अच्छी तरह से इस दुनिया से विदा कर दे। अबे चल हट, बड़ी आई समझाने वाली। जिंदा रहकर मुझे कौन सा रोक ली जो मरने के बाद रोकेगी? अगर तू गया तो जिंदा उस चौखट से बाहर निकल नहीं पाएगा। विद्या की आत्मा कहते हुए गायब हो गई। एक बार तो बेवड़ा भी घबरा गया, फिर तुरंत ही संभालते हुए जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चला गया। काफ़ी देर असमंजस में खड़े रहने के बाद धीरे से दुकानदार से कहा, भाई, एक छोटी बोतल अंग्रेजी वाली देना। दुकानदार ऊपर से नीचे तक बेवड़े को ऐसे देखने लगा मानो उसकी दुकान खरीदने की बात कर लिया हो। अबे तेरे पास इतने पैसे भी हैं? मालूम है पूरे 380 रुपये की आएगी। हाँ है ना? बेवड़े ने रुपये निकाल कर दिखाए। दुकानदार रुपया देखते ही बेवड़े के प्रति रवैया ही बदल गया। अरे वो छोटू, साहब को बिरयानी तली मछली पूछ ले। हाँ साहब, आप क्या लेंगे? बिरयानी, तली मछली, चिकन, कबाब। बेवड़े ने कभी इतनी इज्जत पाई न थी। वो सच में अपने को साहब समझ बैठा। ये भी भूल गया कि ये पैसे उसके नहीं विद्या के हैं। बस फिर क्या था, एक काम कर, एक एक प्लेट सभी की ले आ। बेवड़ा खुद को साहब समझने लगा। आखिर में अपने को साहब समझे भी क्यों ना। रुपयों की गर्मी जो थी, बेवड़े ने कभी एक साथ इतने रुपए देखे न थे। अब तो जमकर खाया जा रहा था और ऊपर आसमान की तरफ देखकर विद्या का शुक्रिया अदा किए जा रहा था। साथ ही वाह रे भगवान, जीते जी तो किसी ने एक साड़ी न दी विद्या को, और मरने के बाद एक क्रियाक्रम के लिए इतने सारे पैसे। सच कहते हैं दुनिया वाले, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। लोग भी कितने बेवकूफ़ हैं, मरने के बाद ब्राह्मणों को कई हज़ारों रुपया दे देते हैं। परलोक में मिलता है या नहीं ये किसको मालूम। जिसके पास है वो दे, मेरे पास देने को है ही क्या। अब क्रियाक्रम का सामान कैसे लूँ? मेरे पास तो केवल 20 रुपये ही बचे हैं। उससे सस्ता सा कफन ले लूँगा। रात को किसको दिखता है? कफन तो कफन, लाश के साथ ही जल जाना है। शाम ढल चुकी थी। बेवड़ा खा पीकर पूरे सुरूर में था। तब अपने आप पर गाना गाते हुए, अरे साला मैं तो साहब बन गया रे, साहब बन के कैसा तन गया। जैसे ही बेवड़ा उठने लगा, छोटू की नज़र अभी भी उसके 20 रुपये पर अटकी थी। अरे बड़े साहब, बख्शिश तो दो ना। बेवड़ा पूरे सुरूर पर था।
उसको इतनी इज्जत से किसी ने ना बोला था जो आज इस मैखाने में मिल रही थी। झट से वो 20 रुपये भी निकाल कर छोटू की तरफ उछाल दिया। देने का गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव कर रहा था। जैसे ही बेवड़ा चौखट पार करने को हुआ, वैसे ही उसका पैर फिसल गया। सर जाकर सीधे सड़क से टकराया और वो वहीं तड़पने लगा। धीरे धीरे बेवड़े का शरीर शांत होता जा रहा था। उसे सामने बिंदिया खड़ी दिख रही थी, मानो कह रही हो, मैंने मना किया था ना। बेवड़े की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सच्ची कहते हैं दोस्तों, बुरा करने वाले के साथ अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।